नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज ई कोड में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट थर्ड। यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज का पार्ट थर्ड है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 2010 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपी पीसीएस में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद सॉल्यूशन। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें क्या है? सेंचुरियन बायोस्फीयर रिजर्व। आइए एक एक करके इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते क्या है? लार्जेस्ट टाइगर हैबिटाट इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है कि भारत में लार्जेस्ट टाइगर हैबिटाट कहाँ पे है? तो हमें पता है आंध्र प्रदेश। क्या है? नागार्जुन सागर सिरिसिलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीसिलम टाइगर रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट टाइगर हैबिटाट भारत में है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, नागार्जुन सागर सिरिसिलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश, जगह याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट टाइगर हैबिटाट है भारत में। देखो, इट इज नोटेबल दैट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो ये रिजर्व है इसका 3296 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कहाँ पे आया? आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे 2611 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तेलंगाना के अंडर में है। ठीक, तो इससे क्या हुआ क्लियर कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, 3200 है, जहाँ की तेलंगाना में 2611। तो ऐसे जो डेटा है वो याद करने की ज़रूरत नहीं। ये याद रखिएगा कि लार्जेस्ट टाइगर हैबिटाट भारत में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा है? नागार्जुन सिरिसिलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि किन दो स्टेट्स में है ये, तो ये देखिएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले ये 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पेरियार गेम सेंचुरी इज फेमस फॉर। ये क्या कह रहा है कि जो पेरियार गेम सेंचुरी है वो किस लिए फेमस है? तो हमें पता है किस लिए फेमस है, वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। आइए, कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। फेमस किस लिए है? वाइल्ड एलिफेंट्स, जगह और फेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ बायोस्फीयर साइट्स है, दूसरी तरफ ईयर ऑफ सेटिंग अप है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। हमें पता है नीलगिरी जो बायोस्फीयर साइट्स है ये सबसे पुरानी है, तो इनमें से सबसे लास्ट डेट 1986 की है। सबसे पुराना डेट ये है, A4 ये वाला ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं। देखो बी। ठीक है, फिर जो नंदा देवी है 1988, सुंदरबन 1989, जहाँ पे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2000। ठीक है, ईयर ऑफ सेटिंग अप। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर डे कब मनाया जाता है बताइए? 29 जुलाई। देखो, टाइगर डे 29 जुलाई, कैचिंग वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। इंटरनेशनल टाइगर डे है, सॉरी इंटरनेशनल टाइगर डे। इट इज बोथ एन अवेयरनेस एज वेल एज सेलिब्रेशन डे। अवेयरनेस डे और सेलिब्रेशन डे दोनों है। कौन सी डेट? 29 जुलाई। इट वॉज फाउंडेड एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010। ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो कब फाउंड हुआ था? 2010 में, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ। फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क भारत में कहाँ कौन सा एस्टेब्लिश्ड हुआ था? कहाँ नहीं, कौन सा एस्टेब्लिश्ड हुआ था पहला नेशनल पार्क? कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखते हैं। देखो, कॉर्बेट सबसे पहले हुआ था 1936 में, जहाँ पे नाम दफा 1983 में, दुधवा 1977, ग्योंडी 1976। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, चलो 2017 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क? वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो 2014 का 2017 का सेम क्वेश्चन। पीवाईक्यू उसका रेलेवेंस समझ में आया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी पीछे हमने देखा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड इन। ये कह रहा है कि जो रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क है वो कब फाउंड हुआ था? 1996 में। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क फाउंड कब हुआ था? 1996 में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। जगह भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। नेशनल पार्क का नाम रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क। ठीक है, इस पार्क का एरिया क्या है? 256.14 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। आइए देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं।
2011 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया। ये कह रहा है भारत में किस रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है। तो इसका आंसर होगा सोलर पावर। एज वी नो दैट सोलर पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी है भारत में वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। देखो, सोलर पावर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया। रोल ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन अज्यूमिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीसेंट टाइम विद द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। सोलर पैनल देखो मोस्ट इको फ्रेंडली होता है, हमें पता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल ऑफ फ्यूचर। दिस इज वाई गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1000 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन बाई 2020। किसके अंडर में? जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। It is to be noted that world's largest solar plant at a single location has been established in Tamil Nadu. वर्ल्ड, ये देखिएगा, दुनिया का विश्व का लार्जेस्ट सोलर प्लांट एक ही लोकेशन पे कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट से भारत में सबसे बेस्ट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कोल, मिनरल ऑयल, गैस, एटॉमिक एनर्जी आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड। ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। कोल हुआ, मिनरल ऑयल हुआ, गैस हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिप्लेटिंग वाटर। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये वाटर को यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिना ही वाटर को डिप्लेट किए हुए, ठीक। तो हेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है बायोफ्यूल से रिलेटेड, इसमें कौन सा स्टेटमेंट बायोफ्यूल से रिलेटेड गलत है? तो ये एक करके देखते हैं हम। बायोफ्यूल इज इको फ्रेंडली, सही है। बायोफ्यूल इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये गलत है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बल्कि ये कॉस्टली होता है। बायोफ्यूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हमारा बी आंसर होगा। बायोफ्यूल कैन कंट्रीब्यूट टू रेमेडी एनर्जी क्राइसिस, सही है। बायोफ्यूल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉर्न, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं। देखो, इवन विद ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द बायोफ्यूल्स दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होता है मार्केट में, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। जब एक्सपेंसिव है तो कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ से होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज मोस्ट इको फ्रेंडली। इसमें कह रहा है कि 4 एनर्जी सोर्सेज का नाम दिया हुआ है, इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, न्यूक्लियर फिजन या सोलर सेल। सोलर सेल सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है। आइए देखते हैं। एमंग द एनर्जी सोर्स गिवन इन द ऑप्शन, सोलर सेल मोस्ट इको फ्रेंडली। ये क्या करता है? एनर्जी ऑफ लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। जो सनरेज आता है इनको डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिसिटी में, बाय द फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक। तो सोलर सेल ही सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोडीजल क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कह रहे हैं बायोडीजल क्रॉप क्या है। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? कॉटन, सुगर केन, जट्रोफा, पोटैटो। तो इसका आंसर क्या होगा? जट्रोफा। ये देखते हैं। देखो, बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया centers mainly around the cultivation and processing of jatropha plant seed, which are very rich in oil, 40%. Jatropha oil can be used after extraction in diesel generation and engine. Jatropha oil has been used in India for several decades. भारत में बहुत दशकों से जट्रोफा ऑयल यूज होता आ रहा है, ठीक है। किसके लिए? फ्यूल रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूसेस लीस्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। मतलब कि इको फ्रेंडली, इनमें से फिर से सेम पूछ लिया ना, इको फ्रेंडली, बस वर्ड्स को तोड़ मड़ोड़ दिया, लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। हाइड्रोजन, पावर अल्कोहल, पेट्रोल या सीएनजी। तो हाइड्रोजन, इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत कम करता है, देखते हैं ए, ठीक। चलिए 2015 का क्वेश्चन है,
मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिनरल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, डिफॉरेस्टेशन। इसका इम्पैक्ट एक साइड क्या दिया हुआ है, इम्पैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। मिनरल एग्जॉस्टेबल होता है, सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि सनरेज जो आ रही हैं वो कभी ख़त्म होगी, कभी नहीं ख़त्म होगी, तो इनएग्जॉस्टेबल। लेकिन मिनरल तो एग्जॉस्टेबल होते हैं, हमने पीछे देखा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, रेनफॉल, जहाँ पे बायोगैस से मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखते हैं। मिनरल्स एग्जॉस्टेबल होते हैं, विच मीन्स इफ वी एक्सट्रैक्ट वन डे इट विल रन आउट, वाइल सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बायोगैस एंड डिफॉरेस्टेशन वुड अफेक्ट रेनफॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हैव नॉट बीन फाउंड। ये कह रहा है किस जगह पे जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी सोर्स भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा गंगा डेल्टा। रीज़न क्या है, देखो जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि जो अर्थ से एनर्जी निकलती है। आइए देखते हैं, देखो जियोथर्मल एनर्जी नेचुरल हीट ऑफ अर्थ, अर्थ का नेचुरल हीट, अर्थ्स इंटीरियर हीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स वेरी कंसोलिडेशन ऑफ डस्ट एंड गैस ओवर 4 billion year ago. It is continuously regenerated by the decay of radioactive element that occurs in all rocks. There are 7 geothermal province in India. भारत में 7 geothermal provinces हैं, मतलब 7 जगह ऐसे हैं भारत में जहाँ पे geothermal energy sources हैं। कौन कौन से, हिमालयाज, सोहन, वेस्ट कोस्ट, कॉम्बे, सन, नर्मदा, तापी मतलब कि सोनाटा जो एरिया कहते हैं जिसको, और गोदावरी और महानदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्रिएट द लीस्ट पॉल्यूशन। फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया, पीछे ही अभी हमने देखा हाइड्रोजन। डीजल, कोल और कैरोसिन, डीजल, कोल और कैरोसिन व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। देखो डीजल, कोल और कैरोसिन क्या है, जब वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, जो कि एक मेजर फैक्टर है पोल्यूशन का, ठीक। जहाँ पे हाइड्रोजन जब कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के तो वाटर का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म वाटर, और क्या प्रोड्यूस करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं है, जो कि सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दस इट इज़ हाईली इफिशिएंट फ्यूल विथ मिनिमम पॉल्यूशन, मतलब बहुत ही मिनिमम पॉल्यूशन होता है। नोटेबली इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू जनरेट 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। भारत में क्या एक टारगेट रखा गया है, जनरेट किया गया कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा किसी हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है वेस्ट को बर्न करने के लिए यूज होता है इंसिनरेटर्स, आइए देखते हैं। इंसिनरेशन waste treatment process that involves the combustion of organic substance contained in waste material. Incinerators are used in this process, ठीक। चलो 2019 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। ये कह रहा है विश्व में, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला जगह 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना है, सिक्किम। भारत का जो सिक्किम जगह है वो पूरे विश्व में पहला ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ये देखते हैं, सिक्किम फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा वर्ल्ड में है ये। स्टेट won the prestigious Future Policy Gold Award for the UN Food and Agriculture after beating 51 nominations from around the world, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी। भारत का पहला यूनियन टेरिटरी जो कि पूरा जो 100% है वो सोलर एनर्जी पे रन करता है, तो इसका आंसर होगा दीव। ये देखते हैं, दीव पहला यूटी है भारत का जो कि 100% सोलर एनर्जी पे रन करता है। In the UT, solar plants has been installed over 50 acres of land in 2018. 2018 में क्या हुआ था, जो सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ था 50 एकड़
लैंड से ज़्यादा एरिया पे। कब? 2018 में, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड एट प्रेजेंट। ये कह रहा है जो ISA है, मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे प्रेजेंट है? गुरुग्राम में। याद रखिएगा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कहाँ पे लोकेटेड है? गुरुग्राम, जो कहाँ पे है? हरियाणा, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉल्यूशन। आइए देखते हैं पॉल्यूशन पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन, कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल ETC इज द बेसिक सोर्स ऑफ। ये कह रहा है कि जो कोल, पेट्रोल और डीजल का कंबशन, मतलब जो जलाया जाता है, जो रिलीज होता है, ये किसका बेसिक सोर्स है? वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन? इसका आंसर होगा एयर पॉल्यूशन। देखते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल बर्न टू प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ कार्बन। जब इनको जलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्साइड ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन, विच आर द मेन फैक्टर बिहाइंड एयर पॉल्यूशन। याद रखिएगा क्या क्या निकलता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस एंड रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉसिल फ्यूल को जलाने पे कौन सा गैस निकलता है जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट गैस है? हमें पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एयर पॉल्यूटेंट गैस है, जो कि कब रिलीज होता है? फॉसिल फ्यूल को जलाने पे, ठीक है। चलिए, 2011 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सफर फ्रॉम द एसिड रेन। 2011 का ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज एसिड रेन से सफ़र कर रही हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। हमें पता है कनाडा और नॉर्वे, कनाडा और नॉर्वे एसिड रेन से सफ़र कर रहा है, जहाँ पे फ्रांस और जर्मनी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये, आइए देखते हैं। अमंग द कंट्रीज गिवन इन द ऑप्शन, कनाडा एंड नॉर्वे सफ़र मोस्ट फ्रॉम एसिड रेन। सबसे ज़्यादा कनाडा, नॉर्वे, ठीक। नोटेबली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड बाय फैक्ट्रीज इन UK एंड जर्मनी अफेक्ट नॉर्वे एंड स्वीडन थ्रू एसिड रेन, ठीक। चलिए, 2011 का क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ। ये कह रहा है कि रिवर्स में वाटर पॉल्यूशन का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? क्या उसमें डिजॉल्व करके वाटर के पॉल्यूशन को, रिवर में वाटर के पॉल्यूशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बताइए। ऑक्सीजन, रिवर में ऑक्सीजन को डिजॉल्व करके हम वाटर पॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। ये देखते हैं, डी, ठीक है। चलिए, 2011 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है? जिंक है, कॉपर है, निकल है, बट सल्फर डाइऑक्साइड वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एयर पॉल्यूटेंट। अभी हमने पीछे भी देखा ना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एयर पॉल्यूटेंट। याद रखिएगा, ये वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। When it rises very high into the atmosphere, it react with water, oxygen and other chemical to form more acidic pollutant. जब सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है तो ये वाटर, ऑक्सीजन और भी केमिकल से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? और भी ज़्यादा एसिडिक पॉल्यूटेंट्स को फॉर्म करता है। रेन विथ सच हार्मफुल पॉल्यूटेंट, इन्हीं पॉल्यूटेंट्स के साथ जो बारिश होती है उसी को एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन जहाँ पे होगा, इसका मतलब कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है, ना कि वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पॉल्यूटेंट। ये कह रहा है किस रिवर को बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है? किस रीज़न से? क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है। दामोदर, दामोदर को सॉरो ऑफ बंगाल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल डिजर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, दामोदर को क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल ड्यू टू इट्स डिवास्टिंग फ्लड हैज़ नाउ बिकेम द सॉरो ऑफ बोथ झारखंड एंड बंगाल ओइंग टू एक्सेसिव पॉल्यूशन। Enormous quantity of pollutants coming out from the mines, industries, cities, agricultural field have so much degraded the quality of river that it has virtually become a biological desert. इसीलिए इस रिवर को बायोलॉजिकल डिजर्ट नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, 2012 का क्वेश्चन है, नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट इन अंडरग्राउंड वाटर।
नॉन बायोटिक पूछ रहा है, बैक्टीरिया तो बायोटिक होता है, एल्गी बायोटिक होता है, वायरस बायोटिक होता है, बट आर्सेनिक है नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक का मतलब क्या होगा? बायोटिक और नॉन बायोटिक तो पढ़े ही होंगे ना, ठीक है। तो यही क्या पूछ रहा है, नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट पूछ रहा है, तो आर्सेनिक होगा। Arsenic, non-biotic pollutant of underground water. Introduction of arsenic into drinking water can occur as a result of its natural geological presence in the local bedrock. Presence of arsenic in underground is relatively high in areas adjoining the bank of the Ganga. किस एरिया में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक, अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है? जो गंगा, बैंक ऑफ गंगा रिवर के आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स also added to its presence in the ecosystem. According to WHO, amount of arsenic should be 0.01 mg per liter. WHO के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आर्सेनिक का अमाउंट कितना होना चाहिए पानी में? 0.01 mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.01 mg होना चाहिए। बट ये अभी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली किस रीजन में? गंगा रीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस बेस्ट इंडिकेटर किसके हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ। ये कह रहा है कि किस पॉल्यूटेंट की वजह से ब्लड स्ट्रीम अफेक्टेड होता है, जिससे कि डेथ भी हो सकती है लोगों की। किस एयर पॉल्यूटेंट की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लड स्ट्रीम इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पीपल्स की डेथ हो सकती है। देखो डी, ठीक। 2013 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पॉल्यूशन। ये कह रहा है कुछ इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस एयर पॉल्यूशन चेक करने के लिए नहीं है? समझ में आया? नहीं है पूछा। ये देखते हैं, बैक फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्टर है, साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन डिवाइडर नहीं, साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। आइए देखते हैं, देखो साइक्लोन डिवाइडर ये एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए नहीं है। फिल्टर बैग आर यूज टू फिल्टर पॉल्यूटेंट पार्टिकल ऑफ लेस देन 50 mm, वेयर एज साइक्लोन सेपरेटर एंड साइक्लोन कलेक्टर क्या करते हैं? 50 mm से ज़्यादा। देखो जो पॉल्यूटेंट 50 mm से कम है, ठीक है, उनको कौन चेक करता है? फिल्टर बैग। और वो जो 50 mm से ज़्यादा हैं उनको साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर, ठीक। बट साइक्लोन डिवाइडर एयर पोल्यूशन को चेक नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज टू एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा एक है जो एयर पोल्यूशन नहीं रिलीज करता? स्मोक, ये तो करता है, एसिड रेन करता है, एस्बेस्टोसिस ये भी करता है, एस्बेस्टोसिस भी करता है, बट यूट्रोफिकेशन एयर पोल्यूशन नहीं करता। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं, देखो यूट्रोफिकेशन फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का फॉर्म है। इट ऑकर्स व्हेन एक्सेसिव फर्टिलाइजर रन इनटू लेक एंड रिवर। क्या होता है? लेक्स रिवर्स होती है, जब उसके ऊपर फर्टिलाइज़र, जो एग्रीकल्चर के टाइम पे फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं लेक और रिवर्स के ऊपर, तभी ऑकर होता है क्या? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या डिक्रीज करता है? वाटर क्वालिटी और वाटर में ऑक्सीजन को पूरा रिड्यूस कर देता है। जहाँ पे एस्बेस्टोसिस डिजीज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टोस इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, रेस्ट आर रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। बाकी जो तीनों है वो सब तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, बट यूट्रोफिकेशन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? टू मीट यूरो सेकेंड इमिशन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द सल्फर कंटेंट इन द अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। यूरो 2 इमिशन स्टैंडर्ड जो सेटअप किया है, उसके लिए अल्ट्रा लो सल्फर डीजल में सल्फर का कंटेंट कितना होना चाहिए? तो उसके लिए 0.05% या उससे भी कम सल्फर होना चाहिए अल्ट्रा लो सल्फर डीजल में। टू मीट यूरो सेकेंड इमिशन स्टैंडर्ड सल्फर कंटेंट शुड 0.05% और लेस देन दिस इन द अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो 2013 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाय, ये कह रहा है एसिड रेन किसकी वजह से होता है? अभी हमने पीछे ही देखा, सल्फर डाइऑक्साइड तो होगा और नाइट्रस ऑक्साइड होगा, तो ये क्या होगा? डी। Acid rain, chemical reaction that begins when a compound like sulfur dioxide and nitrogen oxide released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen, other chemical to form more acidic pollutants. ये क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब भी वाटर, ऑक्सीजन और केमिकल से रिएक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा एसिडिक पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। व्हेन दीज पॉल्यूटेंट फॉल ऑन द सर्फेस विथ रेन इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन। जब ये पॉल्यूटेंट बारिश के साथ, रेन के साथ सरफेस पे आते हैं तो इसी को एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6, जहाँ की नॉर्मल जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर पूछा है। पीछे अभी हमने देखा लाइकन्स, देखो बायो इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड in a specially clear way to change in the environment. The hardy lichens are useful bioindicators for air pollution, especially sulfur dioxide pollution, since they derive their water and essential nutrients mainly from the atmosphere rather than from the soil. ठीक है, ये सॉइल से नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर से अपना न्यूट्रिएंट जनरेट करते हैं, ठीक है। चलिए 2014 का क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये इनमें से पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है? मरकरी नहीं, प्लास्टिक नहीं, एस्बेस्टोस नहीं, सीवेज, हाँ सीवेज है एयर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। Those pollutant which can be broken down into simpler harmless substance in nature in the due course of time are called biodegradable pollutant. Biodegradable pollutant क्या होगा? ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम में जो भी पॉल्यूटेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, हार्मलेस सब्सटेंसेस नेचर में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं जो पॉल्यूटेंट, उन्हीं को बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, यूरिन, फेशियल मैटर, सीवेज, कैटल डंग, काउबोन, ईटीसी, ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, ग्रीन मफलर रिलेटेड टू, अब देखो इसमें क्या होगा? कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे कलर भी दे रखा है ग्रीन, लेकिन याद रखिएगा ग्रीन मफलर नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। देखो ग्रीन मफलर इज कंट्रोल मेजर फॉर नॉइज पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को क्या करके, प्लांटिंग करके, ग्रीन प्लांट्स की प्लांटिंग करके नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक मेजर है ग्रीन मफलर, ठीक है। नॉर्मली 4 to 5 rows of plants are grown near the noisy place like roadside and industrial areas so that they can obstruct noise. बहुत हम लोगों ने देखा होगा रोड साइड पे क्या होता है, किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, वो पेड़ यही जो ग्रीन मफलर मेज़र है उसके अंडर में आते हैं। क्यों? जिससे कि जो नॉइज़ होता है, जो गाड़ी वगैरह चलती है उससे जो नॉइज़ जनरेट होता है उससे कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? कह रहा है कि इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है? पैन, हाँ है, स्मोक है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये तो प्राइमरी है। आइए देखते हैं। पैन, ओजोन, स्मोक, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है बिकॉज दीज आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट विद एटमॉस्फेयर। जहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। दे आर डायरेक्टली स्प्रेड इन द एयर एंड पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ओजोन, स्मोक, पैन। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब जो डायरेक्टली एयर में स्प्रेड होते हैं और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए 2016 का क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। देखते हैं IMO क्या है? एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग।
इसका मेन रोल क्या है? टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग इंडस्ट्री दैट इज़ यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, नॉकनी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ। ये कह रहा है नॉकनी। नॉकनी अभी देखा होगा, बच्चों जो फिजिकल एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे होंगे वो ध्यान दिए होंगे, जो ऐसे पैर की गांठ होती है ऐसे होती है, मतलब यहाँ पे सट जाएगा आपका और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखिएगा नॉकनी सिंड्रोम। ये कह रहा है नॉकनी सिंड्रोम जो है वो किस पॉल्यूशन की वजह से होता है? तो नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड की वजह से होता है। ये देखते हैं, देखो क्या है, व्हेन फ्लोराइड लेवल एक्सीड 0.5 ppm ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years इट मे रिजल्ट इन फ्लोरोसिस। ठीक है, इट हैज़ एन एफिनिटी फॉर कैल्शियम एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन बोन्स। ये क्या होता है? बोन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉकनी का प्रॉब्लम है ये ऐसे, मतलब कि जैसे ऐसे पैर होता है ना नॉर्मली ऐसे, तो ये जो गांठ होती है इनमें ऐसे ये सट जाता है, ऐसे हो जाता है, समझो ऐसे, और ये थोड़ा सा गैप आ जाता है। नॉकनी का आप देखिएगा फिगर वगैरह में ही, रिजल्टिंग इन पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नी, नोन एज नॉकनी सिंड्रोम। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो इन्वायरमेंट मॉडिफाइड हो जाता है उसको क्या कहेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट या मॉडर्न इन्वायरमेंट? बताइए। एंथ्रोपोजेनिक। कितना आसान है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट को, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो इन्वायरमेंट मॉडिफाइड होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, बी। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, सही है। अभी पीछे देखा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? लेक और रिवर पे जो फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ही तो होते हैं। इट डिप्लेट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, हाँ, ऑक्सीजन का लेवल ये बहुत ज़्यादा घटा देता है, तो ये सी आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये देखते हैं। देखो सी है ना, यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू रन ऑफ फ्रॉम द लैंड विच कॉजेज अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, इससे क्या होता है? दिस induces excessive growth of algae and this process depletes dissolved oxygen of water। वाटर में ऑक्सीजन लेवल को बहुत ज़्यादा ये डिक्रीज कर देता है यूट्रोफिकेशन की वजह से, याद रखिएगा। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट फर्टिलाइजर सीवेज इनटू एन एक्वेस्टिक सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखते हैं, स्मोक इज एसेंशियली कॉज बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ। ये कह रहा है स्मोक किसकी प्रेजेंस में होता है, स्मोक का फॉर्मेशन क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस में? हमें पता है नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से स्मोक का फॉर्मेशन होता है। देखो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखो, स्मोक क्या है? टाइप ऑफ इंटेंस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, द वर्ड स्मोक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड स्मोक एंड फॉग। स्मोक वर्ड किससे किससे बना है? स्मोक प्लस फॉग को मिला करके। ठीक है, it is kind of visible air pollution and is composed of nitrogen oxide, sulfur oxide, oxygen, smoke and other particulates। man made smoke is derived from, man made smoke जो होता है वो किससे होता है? कोल कंबशन इमिशन से, वेहिकुलर इमिशन की वजह से, इंडस्ट्रियल इमिशन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ दीज इमिशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर पूछा है कितनी बार? अभी 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है शायद ना इस पे। लाइकेंस देखते हैं, ए। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम निकाला गया था वो किस सन में निकाला गया था? 2019 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, देखो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जनवरी 2019 में। एम क्या था? टैकल द एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री इन कॉम्प्रहेंसिव मैनर विद टारगेट टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर, जिसको PM10 एंड PM2.5 भी कहते हैं। ठीक है,
कब तक करना था? 2024। देखो 2004 में भी ये क्वेश्चन पूछा है और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है? फ्लाई एश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो फ्लाई एश पॉल्यूशन होता है कब कॉज्ड होता है, किसके द्वारा कॉज्ड होता है बताओ? थर्मल पावर प्लांट। ऑयल रिफाइनिंग से तो नहीं होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं होगा, माइनिंग से नहीं होगा, बल्कि थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश पॉल्यूशन कॉज्ड होता है। देखो, फ्लाई एश इज बाई प्रोडक्ट जनरेटेड एज द कोल इज बर्न्ड एट थर्मल पावर प्लांट. Low grade coal used in thermal power generation carries 30 to 45% ash content. High grade imported coal has a low ash content of 10 to 15%. Since most of the coal used in thermal plant in low grade, it generate a large quantity of ash which require a large area as landfill or pond for disposals. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कितना बार पूछा, लाइकेंस. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? वाटर कंजर्वेशन. अब देखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. 2010 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. 2010 का क्वेश्चन है ये कह रहा है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में 2010 में रिसेंटली किस लेक को इस प्रोजेक्ट के अंडर में इंक्लूड किया था. ऑप्शन दिया हुआ है भीमताल, पुलिकेट, ऊटी या सांभर. तो इसका आंसर होगा भीमताल. भीमताल लेक को नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2009 में इंक्लूड किया गया था. ये देखते हैं, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान लॉन्च कब हुआ था? जून 2001 में. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. उम्मीद करती हूँ इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा. सेंटर सेक्टर स्कीम होता है और एक स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है. ठीक है, दिस प्लान इंक्लूड 58 lakhs ऑफ 14 स्टेट्स बाय दिसंबर 2009. इसमें भीमताल और ऊटी को भी इंक्लूड किया गया था. ऊटी वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ऊटी तो हमेशा से रहा, बट भीमताल काफ़ी लेट में इसमें इंक्लूड किया गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2010 का क्वेश्चन, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन. ये कह रहा है कि ये जो NGRBA है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? फरवरी 2009 में. देखो, NGRBA 20 फरवरी 2009 किसके अंडर में? EPA 1986 के अंडर में. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है? 2011 का क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च. ठीक, वर्ल्ड वाटर डे एनुअल इवेंट है. कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है. The day focuses attention on the importance of fresh water and advocate for the sustainable management of freshwater resources. थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2019, 2019 का जो वर्ल्ड वाटर डे था उसका थीम क्या था? लिविंग नो मोर बिहाइंड. और 2022 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2013 क्वेश्चन, बस आप लोगों को इसको बार बार देखना है जिससे जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके माइंड में सेटअप हो जाए. ठीक है, और उनको मगअप करने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत ना पड़े. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उनकी प्योरीफिकेशन के लिए कौन सा गैस यूज़ होता है? क्लोरीन. हमने देखा भी होगा, क्लोरीन की गोली डाल दो पानी में, जो पीने वाला पानी होता है, उससे वाटर प्योरीफाई किया जाता है. देखो, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. 2014 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. ये कह रहा है ये जो CGA है जो कि किसके द्वारा बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1985 में. देखो, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? फरवरी 1985, अंडर द एजीज ऑफ फार्मर PM राजीव गांधी. किसके अंडर हुआ था ये? राजीव गांधी के अंडर में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, याद रखिएगा. इन सितंबर 1995 उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी. 1995 में ये जो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी था उसका नाम बदल करके नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रख दिया गया. ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर. ये कह रहा है इसमें से डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर की तरह किसको यूज़ किया जाता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइन,
ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारे हैं ये सब डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर हैं। आइए देखते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल, बायोलॉजिकल कंटेनमेंट, सस्पेंडेड सॉलिड एंड गैसेस फ्रॉम वाटर। वाटर फिल्ट्रेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे गर्म करके, टेम्परेचर बढ़ा के, पानी गर्म करके होता है ना, यूवी रेज के द्वारा, रेडियो एक्टिव आयंस, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल यूजिंग अ कंपाउंड ऑफ ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन, अभी तो ये तो पीछे भी हमने देखा ना, क्लोरामाइन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तभी तो ये तीनों हुआ। हाँ, ओजोन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरामाइन, ये सब डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आ गया हमारा 2017 का क्वेश्चन। ग्रीन वॉश रिफर टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन वॉश का मतलब क्या होगा, तो एक एक करके देखते हैं। प्रमोटिंग झूम एग्रीकल्चर, नहीं। क्लीनिंग ऑफ ग्रीन वाटर, नहीं। रिमूविंग ग्रीनरी, नहीं। ग्रीन वॉश रिमूविंग, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये होगा। आइए देखते हैं। देखो, ग्रीन वॉशिंग इज प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एन unsustained or misleading claim about the environmental benefit of product, service, technology or company practice। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग कैन मेक अ कंपनी अपीयर टू बी मोर environment friendly than it really is। तो अभी समझ में आया ना, ग्रीन वॉश का मतलब क्या होगा, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आता है, जैसे जिन क्वेश्चंस को हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं डाल सकते हैं, उनको मिसलेनियस करके सारे को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, जिससे याद करना आसान हो जाए, रिवाइज करना आसान हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, इन यूपी द फर्स्ट बायोटेक पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था, लखनऊ में। आइए देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन यूपी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक, देखो 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजेंडा 21। अब देखो, एजेंडा 21 का इसमें से पूछ रहा है करेक्ट डेफिनेशन कौन सा होगा, और एक एक करके देखते हैं। इट इज़ एन एक्शन प्लान ऑफ यूएनए फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, गलत। इट इज़ अ बुक ऑफ 21st चैप्टर ऑन न्यूक्लियर डिसarmament, गलत। इट इज़ एन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट 21st सेंचुरी, ये सही है। 21वीं शताब्दी में ग्लोबल इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है, ये एक्शन प्लान है एजेंडा 21। ठीक है, ये देखते हैं। देखो, एजेंडा 21 क्या है, लीगली नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 1992 में। हमें पता है ना, हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इस पर। एजेंडा 21 350 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जो कि किस में डिवाइड है, 40 चैप्टर्स में डिवाइड है, विद इन 4 सेक्शंस। ठीक, याद रखिएगा एजेंडा 21 एग्जैक्टली है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, मैरीन नेशनल पार्क कच्छ में। देखो, मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कच्छ, जो कि कहाँ पे है, गुजरात। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर देयर इन एजेंडा 21। अब देखो, एजेंडा 21 पे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या कहा है कि एजेंडा 21 में कितने एग्रीमेंट्स है, तो हमें पता है 4 एग्रीमेंट्स है। एजेंडा 21 में 4 एग्रीमेंट्स हैं। देखो, नॉन बाइंडिंग है, अभी पीछे देखा, नॉन बाइंडिंग है तो वॉलंटरली ही होगा ना, ऐसा प्रेशर में नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि आपको करना ही करना है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्ड में, जिसमें कि 4 एग्रीमेंट्स है। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन है, मैरीन नेशनल पार्क, अभी सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए। न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट लोकेटेड है, याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए ए। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, एक साइड वर्ल्ड डेज दे दिया है, दूसरे साइड डेट दे दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए आप लोग को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नियर अबाउट अर्थ डे पूछा है, वाटर डे पूछा है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। जैसे कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और वाटर डे 22 मार्च को। अब देखते हैं ए का 4th, ये होगा। आइए देखते हैं।
देखो, अर्थ डे 22 अप्रैल को, सिटी डे 31 अक्टूबर, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वाटर डे 22 मार्च। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। ये स्टेटमेंट किससे एसोसिएटेड है, मतलब किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि वेजिटेशन, क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स वेजिटेशन है? कोपेन। देखो, द स्टेटमेंट वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट किससे एसोसिएटेड है? कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट पब्लिश्ड 1900 में, ये पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। रिवाइज कब हुआ था? 1918 में। किसके द्वारा? वाल्दमीर पीटर कोपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट इथेन नहीं, ब्यूटेन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन होगा। मीथेन जो है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। देखिए, नेचुरल गैस कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इट इज़ नेचुरल ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि UNCCC ट्रिपल सी, COP21 कहाँ पे हुआ था? 2018 का पूछ रहा है तो COP21 उस टाइम हो रहा था। COP21 कहाँ पे हेल्ड हुआ था बताइए? पेरिस में। ठीक है, पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर द रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये कह रहा है कि जो ग्लोबल 500 अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? जीन प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉल्यूशन कंट्रोल। बताइए, ग्लोबल 500 ये अवार्ड का नाम है। ये अवार्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बी। ठीक, चलिए 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? ये कह रहा भारत में मिट्टी बचाओ जो मूवमेंट है, सेव द सॉइल, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से ये शुरू हुआ था। मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से। अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ तावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1977। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। देखिए, सितंबर 16, पूरा नहीं जानने की ज़रूरत है, बस ये याद रखिएगा कि ओजोन डे 16 सितंबर। ठीक है, फैक्ट ही याद करना होता है ना, तो इतना सफिशियंट है। चलिए 2021 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? ये कह रहा है अंटार्कटिका में भारत का परमानेंट और ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन कौन सा है? इसमें भारतीय एंड आर्य नहीं, भारतीय एंड दक्षिण गंगोत्री नहीं, भारतीय एंड मैत्री, हाँ भारतीय एंड मैत्री जो स्टेशन है वो भारत का परमानेंट और ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, अंटार्कटिका में। ठीक, after a humble beginning, the Indian Antarctic Program has now created to have built 3 permanent research base station Antarctica name। 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। ठीक है, एज ऑफ टुडे इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल रिसर्च, बट अभी प्रेजेंट में क्या है? 2 ही ऑपरेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है अंटार्कटिका में, मैत्री एंड भारती। ठीक, चलिए 2021 का क्वेश्चन है, द सिंबल इको मार्क रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो इको मार्क सिंबल है वो किससे रिलेटेड है? हमें ये तो फैक्ट है, डायरेक्टली एक्सपोर्टेड गुड से रिलेटेड। देखो, टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इको लेबलिंग स्कीम नोन एज इको मार्क। कब? 1991 में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम होते हैं उनको इको मार्क का सिंबल दिया जाता है। ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? 1991 से। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर का एंड रहा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी सारा यूपीपीसीएस का पीवाईक्यूज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी एज अर्ली एज पॉसिबल अपने चैनल पे लेकर के आएँ। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।